हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूपीपी के लिए और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, इसमें आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि हिंदी का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी के, 50 जीके के और एक कंबाइंड चलेगा जीके, जीएस और हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियाँ हैं। ए विकल्प में 44, बी 33, सी 52 और डी 48। तो फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा सी। हिंदी भाषा में जो कुल वर्ड हैं वो कितने हैं? 52 हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है। इसमें स्वर पूछेगा तो स्वर आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन पूछेगा तो 25 जो होते हैं, क च ट त प, ये आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आता है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म में आते हैं च, चार, स श स ह, स और ह। अयोगवाह में कौन से आते हैं? अंग और अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग इसमें आते हैं अयोगवाह में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो ए है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बी है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। सी विकल्प है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। और डी है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और कॉमा लगा हुआ है और चली जाती है। तो सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी। सी वाला सही है, काम वाली रोज आती है, उसके बाद कॉमा, काम करती है और चली जाती है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थर्ड है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानना है। मीठा, मधुर, चतुर या चातुर्य। तो चातुर्य जो है वो आपका संज्ञा शब्द है। फोर्थ है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो भोलानाथ तिवारी ने, हरदेव बाहरी ने, डॉक्टर दीम सित्सम ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर दीम सित्स ने। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इसमें विशेषण बताने हैं। 1 विशेषण है, 4 हैं या 5 हैं या 3 हैं। तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी। इसमें कितने विशेषण हैं? इसमें 3 विशेषण हैं। अब विशेषण कैसे पहचानना है? कैसे? तो विशेषण कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका अंतिम, अंतिम विशेषण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सर्वोच्च, दूसरा विशेषण क्या हो जाएगा? सर्वोच्च। और क्या हो जाएगा? ध्येय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ध्येय हो जाएगा। ठीक है। कला और सौंदर्य विशेष्य हैं। कला और सौंदर्य क्या हैं? विशेष्य हैं। तो इसमें 3 विशेषण हो जाएंगे। 6वां प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर क्रिया। तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। और 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, आज, सी विकल्प में भीतर और डी में यहाँ। तो इसमें कौन सा अव्यय नहीं है? ए नहीं है। ठीक है, जूता जो शब्द है वो अव्यय नहीं है। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर अब पूछता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं अव्यय के, तो 4 भेद होते हैं। कितने बताओगे? 4। ठीक। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सी इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, टोपी, उदासी या पहिया। तो 8 का उत्तर हो जाएगा डी, पहिया। ठीक। 9वां प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तलवार का तलवारें, चूहा का चूहे, थैला का थैले या मेहमान का मेहमानों। तो 9 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेहमान का मेहमानों असंगत युग्म है। कौन सा? डी। 10वां प्रश्न है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल और 10 का उत्तर हो जाएगा बी। अब आसन्न भूतकाल होता क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई है, तो इसमें क्या पता चलेगा कि क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है।
कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है तो उसे हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। तो वो कुछ समय पहले सत्संग में गया है, उसके बाद उसे शांति मिली, तो इसमें क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। 11वां प्रश्न है मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का उत्तर हो जाएगा मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इसमें हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। तो ये कारक चिन्ह होते हैं कर्म को करण से, अधिकरण का या अपादान से। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, अधिकरण का नहीं होता है। ठीक है, अधिकरण का नहीं होता है, और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में और पर आता है। अधिकरण में क्या आएगा, में और पर होगा। ठीक है, कारक चिन्ह अधिकरण का क्या होता है, में और पर होता है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है, आंसू, आँख, आशीष या अक्षर। तो 13 का उत्तर हो जाएगा डी। हमेशा याद रखना है आपको, ये जो क्षत्रिय वाला होता है ये हमेशा तत्सम में आता है। ठीक, और चंद्रबिंदी वाला हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। तो आंसू और आँख तो वैसे ही हट जाएंगे, और आशीष का होता है आशीष। आशीष का तत्सम क्या होता है, आशीष होता है। तो 13 में जो तत्सम शब्द है वो है आपका अक्षर, डी विकल्प सही है। 14वां प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें से ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो ए विकल्प में है अपयश अनुशासन, बी है परित्यक्ता अनुनादित, सी है लालवाव और लापरवाह, और डी है पत्रकार और वाहवाही। तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का उत्तर बी हो जाएगा। परित्यक्ता में परि जो है वो उपसर्ग है, परित्यक्ता में क्या है, परि उपसर्ग है और त्यक्त मूल शब्द है। ठीक है, तथा आ क्या है, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। तथा अनुनादित में क्या है, अनु उपसर्ग हो गया, नाद मूल शब्द हो गया, और इति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें। किसका, इति प्रत्यय का। ठीक है, तो ये आपका 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंगाली, ई प्रत्यय, ली प्रत्यय, आली प्रत्यय या अली प्रत्यय। तो बंगाली में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ई प्रत्यय का। और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। 16वां प्रश्न है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। उत्साह का विलोम पूछा है, वित्साह, निरुत्साह, हतोत्साह या प्रोत्साह। तो उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह, और 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा, निरुत्साह। 17वां प्रश्न है अमृत का विलोम पूछा है। अर्क, पीयूष, मधुर या विष। अमृत का विलोम सबको पता है, बच्चा भी जानता होगा। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। 18वां प्रश्न है रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। गरीब का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। गरीब का पर्यायवाची क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निर्धन के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, दरिद्र, दरिद्र क्या है, निर्धन का पर्यायवाची है। कंगाल किसका पर्यायवाची है, गरीब का। दीन, रंक और मुफलिस, ये सब आपके निर्धन के अन्य पर्यायवाची हैं। 19वां प्रश्न है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। औरत, देवांगना, आराधना या पार्वती। तो अपर्णा किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का पर्यायवाची है। और 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अपर्णा पार्वती जी के अन्य पर्यायवाची में गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये सब अन्य पर्यायवाची हैं। अब इसमें पूछा स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है। तो स्त्री का वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। आराधना का पर्यायवाची क्या होगा, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका, देवबाला, अप्सरा। देवांगना किसका पर्यायवाची होता है, अप्सरा का। 20वां प्रश्न है आँख में अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो ए विकल्प रात, बी काजल, सी लेप और डी माया। तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी, काजल को व्यक्त करता है। क्या, अंजन। आँख में अंजन, आँख में काजल ही तो होता है, और दांत में मंजन। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। कंधा, हिस्सा, दसन, दर्शन, दमन, दामन या भंवरा, सखी। तो अली जिसमें ला पे छोटी की मात्रा आएगी, अली का मतलब होता है भंवरा और अली का मतलब होता है सखी। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अंश और अंश है इसमें। तो एक अंश में जो सपेरा वाला सा है इसका मतलब होता है कंधा, वो अंश मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, अंश का मतलब होता है हिस्सा। दमन दामन का मतलब पूछ रहा है, तो दमन का मतलब तो हो जाएगा दबाना, और एक दामन का मतलब होता है साड़ी का किनारा।
ठीक है, दामन थामना। दसन और दर्शन, तो दसन का क्या हो जाएगा, दसन का हो जाएगा दांत, और दर्शन का मतलब होता है देखना। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है अली, जो छोटा अली है इसका मतलब हो जाएगा भौरा, और अली की मतलब हो जाएगा बली, बड़ी की माता जिसमें लगी उसका मतलब हो जाएगा सखी। क्या हो जाएगा, सखी। 22वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। अस्ताचल, यमुनोत्री, गंगोत्री या उदयंचल। तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी। जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं, और जहाँ से यमुना नदी निकलती है उसे बोलते हैं हम यमुनोत्री। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 23 है, बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पालतू, जंगली, अनेर या खूंखार। तो जो बिना देखरेख का जानवर होता है उसे हम बोलते हैं अनेर। क्या बोलते हैं, अनेर। और 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आएगा, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आएगा, या उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आएगा। और 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे क, च, ट, त, प है तो क के बाद में न या म आए तो क और च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अगर इन क, च, ट, त, प के बाद में न या म आए तो इसके बाद में जो जैसे क आया तो इसका पंचम वर्ण अड़ा हो जाएगा। तो पंचम वर्ण में जैसे बांगमय आ गया, क्या आ गया, बांगमय आ गया, तो बाकधनमय हो जाएगा। बांगमय में क्या हो जाएगा, बाकधनमय हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किस युग्म में अशुद्धि है। दाल रोटी द्वंद्व समास, सतसई द्विगु समास, आजन्म अव्ययी भाव समास और प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। तो क्या होगा, दाल रोटी द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। सतसई में द्विगु समास हो जाएगा। आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा। जो गलत है वो है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं होगा। प्रतिवर्ष में क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है, न कि कर्मधारय। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष, आजन्म जन्म से, बेकाम बिना काम के, बेलगाम बिना लगाम के। तो ये सब हैं कर्मधारय वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं ये। ठीक है, यथाशक्ति ये किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, डी अशुद्ध है। 26 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, महादेवी छायावादी कवित्री हैं, तो इसमें कवित्री गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जब भी आप आओ मुझे मिलें, ये भी गलत हो जाएगा, मुझे मिलें। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये भी गलत है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो 26 का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो महादेवी छायावादी कवित्री थी, इसमें बर्तनी की अशुद्धि है। बी विकल्प है, जब भी आप आओ मुझे मिलें, तो आप जब आएँ तो कॉमा लगा के तो मुझसे मिलें। ठीक है, और आपके दर्शन वाला है, इसमें आपका नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक, 27 है, विभाव। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं। विभाव के दो प्रकार पूछ रहा है, कौन कौन से होते हैं विभाव के दो प्रकार। आलम्बन उद्दीपन, स्थायी संचारी, अनुभाव स्थायी, या फिर आलम्बन या संचारी। तो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 28 है, कमला में कौन सा गढ़ रूप है। जगड़, रगड़, मगड़ या सगड़। तो कमला में कौन सा गढ़ रूप होता है, डी सगड़ गढ़ रूप है। 29 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार। तो 29 में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वह कौन सा अलंकार होगा, वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 30 है, काव्य रीति के कितने भेद हैं। काव्य रीति में कितने भेद होते हैं, 2, 4, 8 या 3। तो 30 का उत्तर हो जाएगा डी, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 31 है, मुहावरा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ बताना है।
क्या होगा? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है। बी विकल्प है होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरे के दोष निकालता है। सी विकल्प है होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। और डी विकल्प है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 32 है बिल्ली के गले में घंटी बांधने के अर्थ का उचित विकल्प चुनना है। ए विकल्प है बिल्ली को सजाना, बी है घंटी सुनने के मज़े लेना, सी है अपने को संकट में डालना और डी है बिल्ली को क्रोधित करना। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या हो जाएगा? अपने को संकट में डालना। ठीक। 33 है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी को 2 में, 4 में, 5 में या 3 में? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। चौथा है क्या? आधुनिक काल। अब 33 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। 34 से लेके 38 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके किसके होंगे? गद्यांश के होंगे। गद्यांश क्या है? अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब भारत में फूट पड़ी तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उसमें लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृहयुद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्वक देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। पहला प्रश्न आ गया आपका। पहला प्रश्न है 34। राष्ट्र सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? पूछ रहा है राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक और विरासत क्या है। ठीक है। संज्ञा, विशेषण और विशेषण, विशेषण, संज्ञा और संज्ञा, संज्ञा या संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्र क्या है? संज्ञा है। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसी भी शब्द के पीछे अगर किसी विशेषण के पीछे हमेशा क्या? विशेषण हमेशा सेट हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विरासत क्या है? विरासत भी आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक। 34 है। 34 में क्या कह रहा है? वो 35। अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, विसर्ग संधि या हल संधि। तो 35 में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि और आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अंतर्विरोध में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। 36 है व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? 36 में पूछ रहा है व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है तो उसकी जो दृष्टि है वो कैसी हो जाती है? संकुचित हो जाती है। और 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 37 है एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। कल हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच।